Welcome to SN Classes YouTube channel. For regular update, like and subscribe our channel. हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो आप पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसी का एप्लीकेशन गॉस लॉ में करेंगे। तो पिछले टॉपिक में मैं आपको हिंट कर चुका था कि एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब उसी को आगे आज पढ़ेंगे हम लोग गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में भी आपको मैं पहले बता चुका था कि जो लास्ट प्रॉब्लम बनाया था ना, बोले थे कि वही आपका गॉस लॉ है पिछले वाला लेक्चर का। ठीक है, तो चलिए आइए गॉस लॉ अब करता हूँ। देखिए गॉस लॉ क्या था समझेंगे। मैं लिखता हूँ पहले स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब वो 3D सरफेस होना चाहिए, है ना। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ठीक है, देखिए यहां पर क्या लिख रहा था समझिएगा। मान लिया गया, ये क्या बोला जा रहा था ना कि आपका कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है। और इस क्लोज सरफेस में यहाँ चार्ज रखा हुआ आपका प्लस क्यू, यहाँ चार्ज क्या हो गया प्लस क्यू क्लोज सरफेस में। तो कभी इस क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कैसे नहीं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ डायरेक्ट आप निकाल सकते थे इसको। कैसे देखिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप डायरेक्ट इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस, और इसी क्लोज सरफेस को यहाँ पर नाम बोला जाता है गॉसियन सरफेस भी। इसी क्लोज सरफेस को और आप क्या बोल सकते हैं, गॉसियन सरफेस भी, गॉसियन सरफेस। ठीक है, कितना हो जाता है, तो 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड क्लोज्ड सरफेस। तो कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, यहाँ क्यू चार्ज इनक्लोज्ड हो गया, तो कितना हो गया ये Q/ε0। ठीक है, तो इसका अंदर इस क्लोज्ड सरफेस के सरफेस पे, इस क्लोज सरफेस के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कितना Q/ε0, यही बोला जा रहा था। ठीक है, कि कोई भी क्लोज सरफेस लेंगे और उसमें जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यही बोला जा रहा था। ठीक है, ये चीज आपको देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया इस तरह से। और हम लोग इसके पहले वाले क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका बताया था। नहीं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था ना आपको इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आप निकालते थे ऑफ क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस, कैसे निकालते थे इसको, तो वहाँ पर आप निकालते थे इस तरह से। ठीक है, d∅, और ये क्या लिए थे आपने, E/dA cos थीटा, इन्हें निकाला था। ठीक है, ये तो हम यूज कर चुके थे, इसका भी यूज करेंगे ना, ये E/dA cos थीटा, तो इसका वैल्यू Q/ε0 आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो। माने इतना भी यूज करेंगे तो यहाँ भी ये यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो यही वैल्यू आएगा Q/ε0, अभी भी यही वैल्यू आएगा। तो कहने का मतलब इतना हम क्यों इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, वहाँ पर नहीं, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना होगा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना होगा, उसके बाद रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप निकाल पाएंगे, तब आप ये वैल्यू निकाल के इतना ला पाएंगे। ठीक है, तो अब इतना नहीं, ये कितना आसान कर दिए किसी भी क्लोज सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, कि किसी भी क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो तो उसके लिए कितना आसान हो गया। डायरेक्ट आप खाली ये देखना है, सिर्फ ये देखना आपको उसमें है कि उस क्लोज सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज है, और जितना चार्ज रहेगा उसका 1/ε0 टाइम जो होगा ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ठीक है, यही तो बोला जा रहा था, तो इसको नोट करिए। और जनरली देखिएगा बहुत सारा बोलते हैं क्या, अब इसको देखिए प्रूफ करते हैं, ये प्रूफ नहीं, इसका प्रूफ नहीं है इस गॉस लॉ का,
ये गलत एक प्रूफ किया। हाँ, इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम दिखा सकते हैं, जो पहले ही दिखा चुका हूँ गॉस लॉ को, है ना। तो देखिए इसको मैथमेटिकली फॉर्म में हम कैसे दिखाएंगे वही मैं बता रहा हूँ, नोट करिए पहले इतना। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इसका हम लोग यूज कर चुके थे कि कैसे निकालते हैं जो, लेकिन अब बिना निकाले डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इस क्लोज सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज है, उसका 1/ε टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यही बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसमें देखिए चलिए अब इसी को देखिए समझा देता हूँ, जो आप पिछले क्लास में भी इस तरह यूज किया है ना। देखिए तो अगर मान लिया गया हम ये ले लें कि ये कोई स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज Q रख दिया, तो इस स्फीयर में चार्ज क्या है Q, तो इस Q चार्ज के कारण इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। अब यही निकालने के लिए क्या दिया जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर। स्फीयर मतलब क्लोज सरफेस ही हो गया, हाँ गॉसियन सरफेस भी बोल सकते हैं इसको। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यही निकालना है, हम नहीं अभी लगा रहा हूँ, जो आपको गॉस लॉ बताया गया था, गॉस लॉ के बेसिस पे आप डायरेक्ट बता सकते थे कितना चार्ज इसके साइड इस स्फीयर के अंतर्गत या इस क्लोज सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज है Q, तो डायरेक्ट आंसर इसका लिख सकते थे Q/ε0। नहीं, लेकिन वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिए कि आप मैथमेटिकली कैसे इसको निकालेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो रूल बताए थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकालने का तरीका बताए थे, उसका यूज करके कैसे यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए आइए, चलिए देखिए अब हमको निकालना था, देखिए बता रहा हूँ इसका, ये स्फीयर है, ये चार्ज था ना। अब आप क्या करिए, इस स्फीयर का बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिएगा लास्ट में ही बताया हुआ था क्वेश्चन आपका, ऐसे मैं हिंट कर दे रहा हूँ। इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दीजिए स्फीयर को, और छोटे एरिया में जो डिवाइड करेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। उस सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर देंगे तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। नहीं बताया था, जैसे देखिए ना, सपोज दैट ये लीजिए, ये छोटा सा एरिया यहाँ पर हम इसको डिवाइड किया, ये छोटे सा एरिया पर कंसिडर करिए इसका, ये छोटा सा एरिया यहाँ कंसिडर किया, तो बताइए तो ये छोटे से एरिया के कारण अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो आपका, सॉरी कलम लाता हूँ, ये जो छोटा सा एरिया आपने यहाँ पर कंसिडर किया था, ठीक है, इस छोटे से एरिया पर कंसिडर करिए, इसका छोटा सा एरिया डिवाइड किया गया। अब बताइए इस एरिया के कारण, एरिया वेक्टर क्या बताते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहाँ पर क्या इसका जो, देखिए यहाँ पर क्या दिखाइएगा, ये क्या एरिया वेक्टर का, इस छोटे सा एरिया के कारण एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आइए, ये तो निकल गया आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अब बताइए इस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन देखिए, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, देखिए तो यहाँ पर इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं। और ये रेडियस इसका आप मान लीजिए r है, रेडियस r ले लीजिए, तो देख रहे हैं ये जो आप छोटा सा यहाँ पर एक एरिया लिया था, ये छोटे सा एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब निकल सकता है यहाँ पर, है ना। तो कितना यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इसका, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना डी फाई, यहाँ पर जो निकलेगा डी फाई कितना हो जाएगा इसका, देखिए तो दोनों में लिख सकते हैं इसको, ई यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यहाँ पर जो थीटा लिया गया वो थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया के बीच एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया देखिए क्या, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये ई है ना, ई इंटू डी ए, ये आपने दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया किसके कारण,
ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला ये किसके कारण आपका निकला, ये सॉरी इसका भी मत दिखाइए, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका निकला वो निकल गया डी टू दिस स्मॉल एरिया डी ए, ई इंटू डी ए, इसके कारण निकल गया। उसी तरह से आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर ले लीजिए, अब छोटा सा एरिया फिर यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, ये छोटा सा एरिया यहाँ पर आपने कंसिडर किया, तो ये छोटे से एरिया के कारण फिर यहाँ पर क्या एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसके कारण फिर उसी तरह से चार्ज देखिए, तो इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, इधर ही लगेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरह से आपका जो डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस स्मॉल एरिया यहाँ पर जो होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वेक्टर एरिया वेक्टर के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर हो गया डी, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, उसी तरह से यहाँ पर भी आ जाए क्या, ई इंटू डी लिख सकता हूँ ये। उसी तरह से अलग अलग सभी जगह स्फीयर के अलग अलग अब छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दीजिए, और छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करिएगा और उसके कारण क्या निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर दीजिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा स्फीयर का, है ना। तो उसी तरह से आप कहीं पर भी ले सकते हैं, देख से देखिए अब यही ले लिया इस एरिया पर, इसके कारण क्या हो गया एरिया वेक्टर, और इसके कारण फिर क्या हो गया यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एरिया वेक्टर, फिर यहाँ पर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी डायरेक्शन देखिए इधर ही हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, इस क्यू चार्ज के कारण। उसी तरह से आप यहाँ पर ले लीजिए, एक और दिखा दे रहा हूँ, इस एरिया पर कंसिडर करिए, इस एरिया के कारण एरिया वेक्टर इधर हो गया डी ए, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस क्यू चार्ज के कारण इसका भी क्या होगा इसी डायरेक्शन में हो गया। तो देख रहे हैं सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही आ रहा है, नहीं सब एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, और सारे को ऐड कर देंगे, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आ रहा था किसके कारण, ये स्मॉल एरिया के कारण, अगर ये सारे स्मॉल एरिया के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया इन सारे को ऐड कर दे तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड मतलब समझ लेंगे स्फीयरिकल में बोला जा रहा हूँ, क्लोज्ड सरफेस मीन्स स्फीयर का, इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, सभी का सम कर दीजिए, तो डी फाई क्या हो गया ये ई डी ए लिख सकते हैं ना, ई इंटू डी ए। अब यहाँ पर बताइए देखिए, तो अब अच्छा एक चीज़ और दिखा देता हूँ, ई का वैल्यू, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस स्फीयर के आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह तो सेम होगा, इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या होगा सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों ये डिस्टेंस हमें क्या आर डिस्टेंस पर ही निकाल रहे थे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया, तो इसको आप ऐसा, ये तो कांस्टेंट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो इसको आप बाहर निकाल लीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिख देंगे नेट फ्लक्स में, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ई एंड डी ए। अब ये एरिया डी ए सबको ऐड कर देंगे तो स्फीयर का एरिया हो गया, तो आप इसको लिख दीजिएगा फिर इस तरह से, कितना आ जाएगा ई का वैल्यू हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया इंटू क्यू, ठीक है ई एंड एरिया, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, देखिए क्या बच गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही तो निकल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर या क्लोज्ड सरफेस जो निकालना था आपका, कितना निकल गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो हमने इतना सॉल्व करके ना बताया कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस स्फीयर के कारण कितना हो रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस लॉ, इतना करने की जरूरत नहीं है, गॉस लॉ अगर लगाएंगे तो डायरेक्ट यही बता देगा। क्या बता देंगे इसमें, देखिए गॉस लॉ का क्या कहना था कि इस क्लोज सरफेस के अंतर्गत कितना चार्ज है प्लस क्यू,
तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो कितना बनेगा, तो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, वही चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस्ड हो गया, तो जो चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम, ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया इसके गॉस के द्वारा, गॉस लॉ के द्वारा। तो गॉस लॉ में बिना ये कैलकुलेशन किए भी आप बना सकते थे, यही हमारा यूज हो गया। तो देखिए कितना बढ़िया चीज निकल गया। गॉस लॉ से हम लोग कितना बढ़िया चीज निकालने के लिए सीख गए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाल सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। ठीक है, नोट करिए, इसको नोट करिए। तब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी से रिलेटेड आगे बता देना चाहता हूँ। चलिए अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या लिखना चाह रहा हूँ। अगर हम ये कह दें, ध्यान देंगे, जैसे मान लिया गया आपका, आगे लिखवाएंगे इस पॉइंट को, ध्यान दीजिएगा कि एक हम ले लें क्यूब, देखिएगा ये यहाँ ले रहा हूँ मैं, ठीक है, ये यहाँ पर एक क्यूब लिया गया, ठीक है, ये क्यूब लिया और इस क्यूब के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज रखा गया। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्यूब, इस क्यूब का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ये निकालने के लिए पूछ दिया जाए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक ले लो मैं, स्फीयर की जगह पर, सॉरी क्यूब की जगह पर एक आप ले लीजिए स्क्वायर, और इसके सेंटर पर यहाँ पर मान लें, फिर यहाँ पर हम क्यू चार्ज रख दिया हूँ। अब बता दी फ्लक्स ऑफ स्क्वायर इसका कितना होगा। यहाँ पर मान लीजिए ट्रायंगल ले लिया, इस ट्रायंगल में चार्ज यहाँ पर इनक्लोज है क्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, तो देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, तो ये कैसा है, क्लोज स्ट्रक्चर है ना, क्लोज शेप है, 3D शेप है। 3D शेप में या 3D सरफेस में क्या बताया था कि जितना चार्ज इसके इनक्लोज्ड होगा, कितना चार्ज है क्यू, और तो क्या जितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा उसका 1/ε0 टाइम्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो क्या लिख देंगे, Q/ε0। यहाँ भी कितना चार्ज इसके अंदर इनक्लोज्ड है, तो Q/ε0। यहाँ भी क्या हो, Q/ε0। कुछ समझ में आया, इससे कुछ क्लियर हुआ। देखिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है क्लोज्ड सरफेस के शेप पर, कि कौन सा शेप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है या क्यूब है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द क्लोज्ड सरफेस। ये पॉइंट हो गया। चलिए एक और दिखाना चाहता हूँ, ये तो क्लियर हो गया, एक और पॉइंट होगा तब लिख पाएंगे आगे। अगर हम ये कह दें, देखिए यहाँ पर कि ये अभी यहाँ पे स्फीयर लिया था, ठीक है, यहीं पर दिखा रहा हूँ, ये स्फीयर लिया था, मान लीजिए इसका रेडियस यहाँ क्या है, आर है, और चार्ज यहाँ क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इसका रेडियस डबल कर दें, ठीक है, अब यहाँ रेडियस डबल कर दी, क्या हो गया 2r। तो बताइए ये फर्स्ट, ये r1 ये रेडियस था ना, इस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये तो मालूम हो गया। फर्स्ट वाले जब रेडियस r था, इस r रेडियस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा था इस सरफेस पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया था आपका, Q/ε0। तो बताइए जब इसका रेडियस 2r कर देंगे तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, जब रेडियस 2r होगा तो क्या डबल हो जाएगा। ये जब रेडियस r था और Q चार्ज था इसके अंदर इनक्लोज्ड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस्ड हो रहा था, Q/ε0। ये तो हम देख चुके थे। देखिए Q है इसके अंदर और रेडियस इसका R है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस कर रहा था, ये Q चार्ज Q/ε0 प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वही कर दें, अगर ये रेडियस 2r कर दें, इसका रेडियस हम डबल कर दें, ठीक है, तब ये Q चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, यही पूछ रहा हूँ मैं। तो अभी भी ये क्या करेगा, Q/ε0 उतना ही करेगा, ट्रिपल भी कर देंगे तो उतना ही भी करेगा, रेडियस को 3 गुना भी बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही प्रोड्यूस होगा। क्यों, अब खुद आप देखिए, अगर यहाँ रेडियस डबल करते हैं 2r कर दिए, तो 2r कर दिए तो देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा 1/4πε Q/2r², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 2r², और ये एरिया इसका, ये जो एरिया होगा
ठीक है, स्फीयर का यहाँ भी क्या हो गया 2r², ये भी 2r² और ये भी 2r², 2r² कैंसिल यहाँ भी हो जाएगा, फिर तो वही नहीं बचेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ गया आपका फिर ये दोनों से। क्या इंपॉर्टेंट लाइन हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। साइज अगर बढ़ेगा भी तो क्लोज सरफेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकला ये तीनों से, जो कंक्लूजन बताया ये 3 एग्जाम्पल से क्या निकला, अब उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, पहले इतना नोट करिए, मिटाएं इसको। चलिए यहाँ पर आप क्या करना है, जो आपको इसका कंक्लूजन निकला वो बता देता हूँ। क्या कंक्लूजन निकला देखिए, फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट depends on shape and size of closed surface है ना, क्लोज्ड सरफेस जो कैसा था 3D। तो ये बोला जा रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ क्लोज्ड सरफेस वेयर चार्ज इज इनक्लोज्ड, वेयर चार्ज इज इनक्लोज्ड। ठीक है, देखिए तो यहां पर क्या है, कैसा शेप है उससे कोई मतलब नहीं है, सभी जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू तो वही आ गया Q/ε0। यहाँ देखिए तो साइज बढ़ता भी जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होता जा रहा है, इसका मतलब शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए नोट करिए, अब इसी के आगे चलिए एक और पॉइंट बताता हूं, नेक्स्ट पे देखिए। अगर यहां पर हम ये कह दें कि जैसे ले लिया जाए, देखिए एक कोई इस तरह से लेता हूं, देखिए इसको मिटा देता हूं ऊपर में तो समझाना आसान होगा। 2 सेकंड पॉइंट को देखिए, आपको कोई ये आपका लिया ये कोई क्लोज शेप लिया, इस क्लोज शेप में चार्ज को हम यहाँ रख दिया +Q चार्ज। ठीक है, ये +Q चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अच्छा एक पॉइंट और ध्यान देंगे इसके पहले, अगर हम ये कह दें, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है स्फीयर का, जैसे यहाँ पर लिखा था ना, इस पॉइंट को हमेशा माइंड में रखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने निकाला था वो क्या था Q/ε0। हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, Q चार्ज के कारण, ये Q चार्ज है, इस Q चार्ज के कारण ये Q चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ लिखे Q/ε0, मतलब Q चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है Q/ε0। ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं। अगर यहाँ पर चार्ज मान लिया सपोज दैट यहाँ 2Q रहेगा, तो फिर आप क्या लिखेंगे, ये 2Q चार्ज कितना प्रोड्यूस करा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2Q/ε0। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए, अभी मान लो एक चार्ज है, ये चार्ज को आउटसाइड दी क्लोज सरफेस रखा गया, तो आउटसाइड दी क्लोज सरफेस रखा गया, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा सरफेस का, क्लोज सरफेस का, इस क्लोज्ड सरफेस का क्लोज्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो बताइए इसके अंदर में कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, क्या होना चाहिए 0, घोषणा ही बोला जा रहा है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं, आपको प्रूफ क्या मतलब समझाता हूँ। हाँ, क्यों ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों हो गया अगर उसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा तो। चलिए देखिए अब समझा रहा हूँ, ये Q चार्ज है ना, तो इस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, इसका जो डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना, अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो देखिए तो यहाँ कहाँ कट कर रहा है ये, तो इसका कौन सा, ये हो गया आपका एरिया,
जहाँ पर कट कर रहा था उस एरिया को कंसिडर करिए, उस एरिया पर कंसिडर करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं ना कट रहा है, इस एरिया पर कंसिडर करिए, है ना। ये स्मॉल एरिया पर कंसिडर करेंगे। तो इस स्मॉल एरिया पर देखिए तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर ये Q है ना, तो Q मतलब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगेगा, इस पॉइंट पर, इस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इधर लगेगा, देख रहे हैं। एंड एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर किधर लगेगा, एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस बट आउटवर्ड। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, देख रहे हैं, इस पॉइंट पर जहाँ कट कर रहा था। देखिए फिर आइए अब इस एरिया पर कंसिडर करिए, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट पॉइंट, इसको सेकेंड पॉइंट, इस एरिया को। अब इसके कारण भी देखिए यहाँ पर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, चार्ज क्यू था इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ ना। अब आइए एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर फिर उसी तरह परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो इसका परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड देखिए ये क्या हो गया, एरिया वेक्टर। दोनों में समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम, और यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो इस पॉइंट का फ्लक्स निकालिए, फ्लक्स एट फर्स्ट पॉइंट, इस क्यू चार्ज के कारण ये दोनों पर ना फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इस सरफेस पर। तो यहाँ पर कितना होगा इस सरफेस पर, देखिए यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ देखिए तो इधर क्या अपोजिट ना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच कितना 180 का, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, ई डी ए कॉस 180, 180 का मतलब -1, तो ई डी ए क्या लिख सकता हूँ, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ इस सरफेस पर, इस Q2 पॉइंट पर, सेकेंड पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए ई डी ए कॉस, देखिए तो दोनों का डायरेक्शन एक ही है, तो कॉस 0 क्या लिखिए, ई डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर। अब ये देखिए तो नेट, इस चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस पर देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ क्लोज्ड सरफेस क्या हो जाएगा, देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ डी टू फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट इजकल टू 0। यही तो बताना था, ठीक है, कि अगर चार्ज आउटसाइड दी सरफेस हो गया, चार्ज अगर आउटसाइड दी क्लोज सरफेस हो गया, इसका मतलब वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा कितना हो गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये पॉइंट इस समझ में, नेक्स्ट पॉइंट में इसको दिखाइए कि आउटसाइड चार्ज रहेगा, तो आउटसाइड चार्ज रहेगा तो जो क्लोज सरफेस रहेगा वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा। अच्छा एक और देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मान लिया कोई क्लोज सरफेस है, इसमें एक डायपोल को रखा गया, डायपोल को यहाँ प्लेस्ड किया गया, ये ठीक है, इस क्लोज सरफेस में क्या रखा गया, डायपोल। तो डायपोल रखा गया तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसका, क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दिस क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। नेट चार्ज, डायपोल का मतलब क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड विथ ए स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल सेपरेशन। तो यहाँ क्या टू इक्वल चार्ज है बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स हो, टू इक्वल चार्ज है बट अपोजिट नेचर का है। हाँ तो देखिए तो यहाँ डायपोल में बताया था ना कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब ये नहीं था, अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है ना, डायपोल बना, दोनों के बीच का डिस्टेंस खैर यहाँ मतलब ही नहीं है। तो देखिए तो यहाँ पर चार्ज एक -1, एक सॉरी प्लस क्यू, एक माइनस क्यू, तो नेट चार्ज क्या हो गया, -q + q बाई एप्सिलॉन नॉट इजकल टू 0। ये भी कंडीशन आ जाएगा, नोट करिए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे का पॉइंट देखिए। अभी गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अलग से लिखता हूँ,
कि कहाँ पर अप्लीकेबल होगा। ऐसे अप्लीकेबल ये सभी जगह होता है। हाँ, इसके लिए गॉस लॉ इज अप्लीकेबल ऑलवेज, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। ऑलवेज अप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। आप देखिए बहुत बढ़िया पॉइंट पहले लिख लीजिए, समझा देता हूँ, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए गॉस लॉ का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ और इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको आसान होगा कि कहाँ पर हम गॉस लॉ लगाएं ताकि आसान हो जाए, कहाँ पर गॉस लॉ नहीं लगाएं ताकि हम डिफिकल्टीज में नहीं पड़े। माने लगा गॉस लॉ का एप्लीकेशन सभी जगह कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा और कहीं पर लगाना उसी को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो जहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वहाँ दूसरे मेथड मैथमेटिकल फॉर्म से आगे बढ़ जाएंगे, और जहाँ पर सिंपल है तो वहाँ गॉस लॉ को लगा के अप्लाई करके बढ़ जाएंगे, वहाँ मैथमेटिकल फॉर्म को नहीं लगाएंगे। समझे? तो जैसे देखिए क्या लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, है ना, गॉस लॉ इज ऑलवेज applicable, but it is not always useful, always useful। ठीक है, गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल। ठीक है, यानी गॉस लॉ क्या है, हमेशा आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब जगह यूज मत करिए, जहाँ उसका इम्पॉर्टेंट है, माने जहाँ उसका यूज करना हमारा ज़्यादा यूजफुल है, इजिली वे में जहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वहीं पर यूज कर। क्या लिखे, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। ठीक है, अप्लाई कर दिए बट वहाँ पर यूजफुल नहीं था उसको अप्लाई करना, उसका कोई दूसरा मेथड भी था कि उसके द्वारा हम आसानी से निकाल सकते थे दूसरे मेथड के द्वारा। तो वहाँ गॉस लॉ क्यों लगाएंगे? अरे गॉस लॉ लगाने का मतलब क्या है, हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए कहीं पर भी लगा सकते हैं ये। ठीक है, क्लोज सरफेस में, लेकिन कहाँ पर लगाइएगा, तो जहाँ पर हमारे लिए यूजफुल होगा। यूजफुल मतलब तुरंत देख के हम उसका आंसर बना लिए। ठीक है, वहीं पर लगाएंगे, लेकिन अब वहाँ पर मत लगा दीजिए जहाँ पर मैथमेटिकली उसको आसानी से निकाल लिए, हाँ, और गॉस लॉ लगाए तो उसमें कॉम्प्लिकेशन हो गया। तो वही बोल रहा था कि मैथमेटिकली जहाँ पर आसानी से निकल जाए तो वहाँ पर गॉस लॉ मत लगाइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। हाँ, जहाँ गॉस लॉ आसानी से लग जाए, अब मैथमेटिकली पोर्शन से जाएंगे तो वहाँ डिफिकल्टीज है, तो वहाँ गॉस लॉ को लगा लीजिए। तो इसलिए लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी निकालेंगे तो उसके लिए क्या लिखा कि गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल, सभी जगह अप्लीकेबल हो सकता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। तो ठीक है, अब कहाँ अप्लीकेबल करें, जहाँ पर हमारे लिए यूजफुल हो। अब क्वेश्चन ही ना कि गॉस लॉ को कहाँ अप्लाई करें जहाँ पर कि यूजफुल हो, आसानी से हम कर लें, ये भी तुमको जानना पड़ेगा। समझे क्या बोला? गॉस लॉ को अब कहाँ पर अप्लाई करें ताकि हमारे लिए वो यूजफुल हो, आसानी से हम यूज़ कर सकें। तो अब उसका देखिए कुछ पॉइंट बता देता हूँ कहाँ पर यूज़ करेंगे जहाँ पर कि यूजफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट में दी कहाँ पर यूज़ करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ। दी गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज सरफेस जो है, दी गॉसियन सरफेस शुड बी symmetrical, Gaussian surface should be symmetrical about charge या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, समझिए इसको। गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल, जो क्लोज सरफेस होगा ना उसको सिमेट्रिकल होना चाहिए। किसके अराउंड? तो ये चार्ज के अराउंड, है ना। जैसे आप समझिए, जैसे हम ये बोलते हैं आप गॉसियन, इसमें क्या होता है ना, गॉस लॉ लगाने के लिए जो गॉसियन सरफेस हम लोग यूज़ करते हैं ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, ताकि वो चार्ज जो है उसके अंदर क्या इनक्लोज हो जाए। ये कब यूज़ करेंगे? क्लोज सरफेस के लिए। आप जैसे देखिए, समझिए हम क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर हम ऐसा लिख दें कि मान लिया गया ये कोई हेमिस्फेयर है, ठीक है, हेमिस्फेयर है और यहाँ पर क्या इसके सेंटर में यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो क्या यहाँ पर गॉस लॉ लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे गॉस लॉ। क्यों? क्योंकि क्लोज सरफेस नहीं है। तो इस चार्ज के अराउंड क्या लिखा? गॉसियन सरफेस को कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिकल। इस चार्ज के अराउंड गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल होगा। तो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी एक और ऊपर से यहाँ पर बना लिया हेमिस्फेयर। तो देखिए तो क्या बन गया, ये स्फेयर बन गया।
अब स्फीयर बन गया तो देखिए तो ये चार्ज के अराउंड ये गॉसियन सरफेस कैसा हो गया, सिमेट्रिकल हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि इस चार्ज के अराउंड कैसा बना लिए इसको, सिमेट्रिकल बना लिए गॉसियन सरफेस को। अब यहाँ हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस को कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और समझिए कि देता हूँ, जैसे मान लिया कोई सिलेंडर है, समझिएगा ये सब क्वेश्चन आगे देंगे इस पर। मान लिया कोई सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर हो गया और इसकी लेंथ L/2 मतलब आधा सिलेंडर ही है। ये सिलेंडर का आधा पोर्शन है जितना है ना, सेमी सिलेंडर इसको बोलिए, ये सेमी सिलेंडर है और इसके सेंटर में यहाँ पर यहाँ पर चार्ज Q है, ये चार्ज यहाँ पर क्या रखे है, Q चार्ज है। बताइए तो इस चार्ज के अराउंड क्या ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल है, ये सरफेस सिमेट्रिकल है चार्ज के अराउंड, जैसे ये चार्ज के अराउंड ये सरफेस सिमेट्रिकल है, नहीं है सिमेट्रिकल। अब देखिए क्या करेंगे फिर उसी तरह से आप गॉसियन सरफेस बनाइए। तो गॉसियन सरफेस ये है क्या, इसका आधा भाग ना था, आधा भाग और बना दीजिए। देखिए एक इस तरह सोचिए, इसको हम आधा भाग इसका L/2 और बना दिए, इस सिलेंडर बन गया। अब कैसा हो गया, ये चार्ज देखिए इधर से भी L/2 डिस्टेंस पर और इधर से भी L/2, ये बीच में आ गया ना सेंटर में चार्ज को, तो ये कैसा हो गया, यही तो बन गया आपका क्या, गॉसियन सरफेस। तो यही लिखा था कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज, ये चार्ज के अराउंड कैसा होना चाहिए, गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल होना चाहिए। तब ना ये चार्ज क्या हो गया, इसके अंदर आ गया, तब ना यहाँ पर आप गॉस लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि गॉस लॉ तभी अप्लाई करेंगे जब चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। तब क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, यहाँ भी क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। था क्या, हेमिस्फीयर था क्या, सेमी सिलेंडर, लेकिन यहाँ पर हम जब ये हेमिस्फीयर था तो यहाँ गॉस लॉ नहीं लगा सकते थे, सेमी सिलेंडर था तो यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो क्या कर दिया, इसको गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल बना दिया। अब यहाँ पर लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है, यहाँ गॉस लॉ अप्लाई किया जा सकता है। इस पॉइंट को समझ गए होंगे, नोट करिए। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में the electric field must be uniform या कांस्टेंट या इसी को सेम at all point of Gaussian surface, all point of Gaussian surface। अब इसको समझिए, देखिए ये सब जहाँ मिलेगा ना वहाँ पर क्या होगा, गॉस लॉ लगाना आसान होगा, अप्लीकेबल करना आसान हो जाएगा, यूजफुल होगा अप्लीकेबल करना। ये सब पॉइंट जहाँ पर हम अप्लाई मिल जाएगा तो इसे अप्लीकेबल जहाँ टर्म होगा वहाँ पर गॉस लॉ को भी अप्लीकेबल आसान हो जाएगा, अप्लीकेबल करना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, सेकेंड क्या कर रहा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट या सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस। अभी आपको बताया था, जैसे क्यू चार्ज है, ये स्फीयर लिया गया था, तो इस क्यू चार्ज या रेडियस क्या आर है, ठीक है, तो रेडियस आर है, तो इस पर देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं ना 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू, यहाँ पर भी क्या होगा, सेम होगा, यहाँ भी क्या होगा, सेम होगा। तो गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही बोला जा रहा है, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए, सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पर सेम होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट में आपका अब देखना है कि एंगल जो लेते थे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच वो सेम होना चाहिए गॉसियन सरफेस पर, ठीक है। तो लिखिए द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम at all point of Gaussian surface।
ठीक है। और जनरली ये जो होता है ना यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 या 90 डिग्री, ऐसे कंडीशन में और ज़्यादा अप्लीकेबल करना आसान हो जाता है गॉस लॉ को। और एक पॉइंट और कि गॉसियन सरफेस के मतलब क्लोज सरफेस के बारे में बोला जा रहा है। गॉसियन सरफेस must not be passed through any point charge, इसका आगे यूज करेंगे। मेनली आपको ये तीनों अभी देखना है ना, ये सेकंड एंड थर्ड। क्या देखिए, अब फिर से मैं समझाता हूँ क्या लिखा हूँ। क्या लिखा था, गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल, गॉस लॉ हमेशा अप्लीकेबल होगा, बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल। ठीक है, ऑलवेज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलवेज अप्लाई करना यूजफुल नहीं होगा। तो कहाँ हमेशा यूजफुल नहीं होगा अप्लाई करना, ठीक है, ये बोला जा रहा है ना कि हमेशा इसको यूज करना, अप्लाई करना यूजफुल नहीं होगा। तो कहाँ पर इसको अप्लाई करना यूजफुल होगा, अब उस चीज़ को देख लेते हैं। समझ में आ रहा है ना कि गॉस लॉ इज ऑलवेज अप्लीकेबल, हमेशा अप्लीकेबल होगा, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज यूजफुल। अप्लाई करना सभी जगह कर सकते हैं, इसको अप्लाई सभी जगह कर सकते हैं गॉस लॉ को, लेकिन सभी जगह अप्लाई करना यूजफुल नहीं होगा। तो कहाँ यूजफुल होगा अप्लाई करना गॉस लॉ को, उसके लिए क्या हम देख लें ताकि हमको पता चल जाए। हाँ, यहाँ पर गॉस लॉ अप्लाई करना आसान है, वहाँ पर मैं गॉस लॉ का अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे। तो उसी के लिए ये 3 कंडीशन लिखा। देखिए क्या कि गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट चार्ज, फर्स्ट। सेकंड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी यूनिफॉर्म, सेम और कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस। थर्ड में द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट ऑफ गॉसियन सरफेस, और ये जनरली 0 एंड 90 डिग्री वहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा आसान होगा। लिख लीजिए पहले इसको, ठीक है। अब इसका एक दो सिंपल सा क्वेश्चंस बताते हैं, और फिर और भी क्वेश्चंस बताएंगे, वो फिर नेक्स्ट क्लास में या इसका जब बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर बनाएंगे तो वहाँ पर आगे इसका प्रॉब्लम डील करेंगे। अभी सिंपल कुछ हिंट कर देता हूँ इसको। देखिए, जैसे मैं ये क्या तो अभी जस्ट बताया था आपको कि आपका एक हेमी सिलेंडर है, जैसे देखिए ये सब क्वेश्चन मिलेगा आपको। यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, जैसे एक यहाँ पर ले लीजिए आप, सेमी सिलेंडर, ये सिलेंडर लीजिए, सेमी सिलेंडर जो भी बताया था मैं, ये सेमी सिलेंडर हो गया। इसका लेंथ यहाँ पर है, आधा है सिलेंडर, जो भी इसकी लंबाई होगा उसका आधा है, और यहाँ पर चार्ज क्यू रखा गया। ठीक है, कह देंगे, यही पूछा गया कि फ्लक्स ऑफ दिस सेमी सिलेंडर, व्हाट इज फ्लक्स ऑफ सेमी सिलेंडर, पहला क्वेश्चन ये था। ठीक है, ये पूछ दिया जाए। फिर उसी तरह से ये अभी जो बताया था हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के, ठीक है, यहाँ पर चार्ज क्यों रखा गया है इसके सेंटर में। तो बताइए, फ्लक्स थ्रू सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर, यहाँ पर क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर उसी तरह से कर दें, ये कोई यहाँ पर लीजिए, ठीक है, ये कोई प्लेट है या स्क्वायर मानिए। ठीक है, ये प्लेट या स्क्वायर जिसका ये साइड लेंथ कितना है a, और इससे a/2, इससे है ना a/2 डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज क्यों रखा हुआ, कितना a/2 डिस्टेंस पर। इस प्लेट से a/2 डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, a/2 डिस्टेंस पर ये चार्ज रखा हुआ है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालिए अब यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ प्लेट बोलिए या स्फीयर बोलिए, जो भी, इस प्लेट का निकालिए, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, पहले नोट करिए इसको। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं बताता हूँ। चलिए अब इसको समझिए। इसमें आप देखिए, क्या ये चार्ज है ना क्यू, अभी बताया था चार्ज को क्या होना चाहिए, गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल होना चाहिए अबाउट देयर चार्ज। इस चार्ज के अराउंड ये गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल होना चाहिए और चार्ज उसके अंदर इनक्लोज भी हो जाना चाहिए। आप गॉस लॉ को कब लगाएंगे, कब अप्लाई कर पाएंगे, तभी ना अप्लाई कर पाएंगे जब वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो क्लोज्ड होने के लिए क्या करिए, देखिए तो इसको गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल करने के लिए और इसको क्लोज्ड भी बनाना है हमको, तब क्या करेंगे, इसी में आपको बताए इसका जो आधा और था हेवी, ये L/2 पोर्शन और होगा ना इस सिलेंडर का, इस सिलेंडर का भी L/2 पोर्शन और होगा। ये क्या है, देखिए इस चार्ज के क्यू चार्ज के अराउंड ये कैसा हो गया, गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो गया। ये ना क्यू चार्ज के अराउंड ये गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो गया। देखिए तो इधर से भी L/2 डिस्टेंस, इधर भी L/2, और ये क्या हो गया, इसके सेंटर में लोकेट हो गया। ये क्या हुआ, सरफेस के अंदर आ गया। तो यहाँ पर बताइए क्या निकल गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ किसका निकल गया, सिलेंडर, इस सिलेंडर का निकल गया। कितना निकला सिलेंडर का, चार्ज कितना इनक्लोज है, Q/ε0। दूसरा लगा दिए यहाँ पर। अब आपको निकालना है सेमी सिलेंडर का, तो सेमी सिलेंडर ये क्या पूरे सिलेंडर का था, तो सेमी सिलेंडर का Q/2ε हो गया। ये देखिए कितना आसानी से निकल गया। यहाँ मैथमेटिक्स लगाइएगा, फार्मूला से इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा इसमें। तो ही बोला गया था, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी मैथमेटिक्स से E cos थीटा ये अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और यहाँ गॉस लॉ क्या कि सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बना के तुरंत ही आप निकाले गॉस लॉ को। इसलिए लिखा गया था कि सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह यूजफुल नहीं होगा गॉस लॉ को लगाना। यहाँ पर गॉस लॉ को लगाना आसान हो गया, क्यों, इसको बना लिए गॉसियन सरफेस। फिर उसी तरह से देखिए इसमें ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज के अबाउट गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल बना लीजिए। इस क्यू चार्ज के अबाउट गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिकल, ताकि चार्ज क्या इनक्लोज्ड हो जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी तरह का देखिए इस तरह कर दे, इसके अंदर आ गया चार्ज। अब यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ स्फीयर कितना आ गया, Q/ε0। तो बताइए इस हेमिस्फीयर का क्या हो गया, Q/2ε0 बन गया आपका। चलिए अब इसको बनाइए। अच्छा एक और दूसरे तरीके से इसे सोचिए तो, इसको एक और दूसरे तरीके से आप सोचिए। तो देखिए एक ऐसा भी सोच सकता हूँ इसके बारे में, आपको बताया था ना ये चार्ज क्या इस सिलेंडर के अंदर बंद है, ठीक है, इस इनक्लोज सरफेस के अंदर क्या क्यू चार्ज है। और क्यू चार्ज अगर किसी क्लोज सरफेस के अंतर्गत रहेगा तो क्या बोला था, क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस में क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, Q/ε0। इसका मतलब ये जो क्यू चार्ज है इस क्लोज सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना प्रोड्यूस होगा, Q/ε0। ये तो मालूम है Q/ε0, ये ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। और देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब आधा का निकाला है, तो पूरे में इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, अब आधा का निकाला। इसका मतलब इधर क्या हो गया, Q/ε0 है ना, आधा इधर हो गया 1/2, आधा इधर हो गया। देखिए वही चीज तो निकाल दिए थे यहाँ पर भी। इसका मीनिंग समझिए, क्यू चार्ज का मतलब क्या था कि क्यू चार्ज को किसी क्लोज सरफेस में रखेंगे तो उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, तो Q/ε0।
तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके द्वारा, क्यू चार्ज के द्वारा। तो देखिए तो क्यू चार्ज के द्वारा ये पूरे सिलेंडर में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस किया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आधा में कितना हो जाएगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, अब आधा इधर हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ इधर हो गया, तो आधा का निकालना रहेगा तो ही ना हो गया आपका। फिर एक चीज़ समझिए यहाँ पर, ये जो क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए तो पूरे स्फीयर में ना प्रोड्यूस करेगा, जैसे इस तरह का हो गया, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस करेगा ये पूरे स्फीयर में प्रोड्यूस करेगा, कितना का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका आधा में निकालना है, तो आधा में निकालना है, पूरे में कितना था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका आधा में क्या हो गया, इसका आधा में ये ना हो गया कि आधा इधर हो गया इतना, आधा इधर हो गया इतना, तो ये ना निकला होता हेमी स्फीयर का क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो तरीका हो गया था। और ये प्लेट के बारे में इसको खुद आप ट्राई करेंगे, और इसके अंतर्गत अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बतलाएंगे, तो एक अलग से वीडियो बनाना, क्योंकि अभी बहुत इसमें प्रॉब्लम बताना इसका यूज़ कर अभी तो मात्र 1-2 ठो यूज़ करवा दिया, ताकि आप गॉसियन सरफेस का मीनिंग समझ पाए कि गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, रहने दीजिए यहीं तक, नेक्स्ट फिर आगे बताएंगे तो उसके अंतर्गत करिएगा।